हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता गलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनालिटिकल टेक्निक्स। इसके ऊपर बहुत सारे डिमांड जो है मेरे पास आ रही थी कि प्लीज़ मैम रिलेटेड टू एनालिटिकल टेक्निक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन प्लीज़ रिकॉर्ड द लेक्चर। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर 2-3 डेज़ बाद जो है हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़। मैं आपके लिए अप्रोप्रिएट लेक्चर जो है वो टाइमली नहीं दे पाई, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज जो है हम कवर कर लेते हैं एनालिटिकल टेक्निक की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। 2 लेक्चर्स तो देखो इसके लिए लगेंगे आपके, तो कोशिश किया मैंने जितना हो सके कंसाइज करने का। तो चलिए देखते हैं कुछ सबसे पहले तो इसमें हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में क्रोमैटोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री और माइक्रोस्कोपी और एनालिटिकल टेक्निक से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रोमैटोग्राफी की। बेसिकली व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी? डेफिनेशन अगर हम देखें, अ टेक्निक फॉर सेपरेटिंग, क्या कर रहे हैं हम? सेपरेटिंग कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर को। कोई भी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हमने ले लिया, उसमें उसको हमने क्या करा? सेपरेट आउट किया। ठीक है, कभी हमने सॉलिड मोबाइल फेज़ लिया, कभी हमने लिक्विड मोबाइल फेज़ लिया। देन जो भी सेपरेट आउट होके आया उसको हमने क्या किया? आइडेंटिफाई किया या फिर एनालाइज किया। तो हमने उस टेक्निक का क्या नाम दे दिया? क्रोमैटोग्राफी। तो व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी? क्रोमैटोग्राफी इज द टेक्निक फॉर सेपरेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग एंड analyzing the component of mixture. Then we talk about the principle. Principle is based on differential distribution of component. किस पे डिपेंड करता है? differential distribution of component, different components पे जो है वो आपका डिपेंड करता है between a stationary phase और a मोबाइल फेज़। मैंने बताया कि क्या क्या फेजेस होते हैं, 2 फेजेस होते हैं, स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या रहेगा आपका? दिस इज बेस्ड अपॉन डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट का डिफरेंट स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ में किस तरीके से जो है वो सेपरेट आउट होते हैं, आइडेंटिफाई हम उनको करते हैं, एनालाइज हम उनको करते हैं। तो उन्हें उसको क्या कह दिया? क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल। So basically what is definition? It is a technique for separating, identifying and analyzing. Separating, identifying and analyzing the component of mixture and based upon the principle on differential distribution of a component between a stationary phase or a mobile phase. पर्पस की अगर हम बात करें, किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं? फॉर द क्वालिटेटिव पर्पस। ठीक है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की कंसंट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन एनालिसिस के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्वालिटेटिव की बात कर रहा है, उसकी क्वांटिटी चेक करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है, इट्स मीन दैट कि उसकी कितनी कंसंट्रेशन में वो प्रेजेंट है, कितना वो प्योरीफाई जो है हम उसको प्योरीफिकेशन के बेसिस पे जो है हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। क्लियर है? तो फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पर्पस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्रोमैटोग्राफी का। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1903 में मिकेल ट्विस्ट ने जो है वो कॉलम क्रोमैटोग्राफी विद प्लांट पिगमेंटेशन जो है वो बताया था। क्या बताया था? कॉलम क्रोमैटोग्राफी विद प्लांट पिगमेंटेशन। ठीक है, देन आपका आया 1930 और 40 में पेपर एंड थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी TLC के बारे में बात की गई। तो सबसे पहले 1903 में मिकेल ट्विस्ट ने कॉलम क्रोमैटोग्राफी विद प्लांट पिगमेंटेशन, क्रोमा मतलब कलर, क्रोमा मतलब क्या होता है? कलर के बेसिस पे किसी चीज़ की स्टडी करना, दैट इज़ ग्राफी। ठीक है, ग्राफ की स्टडी करना। तो कलर के बेसिस पे स्टडी की थी उन्होंने, तो उन्होंने क्या कह रही है इसको? क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो मिकेल ट्विस्ट ने कॉलम क्रोमैटोग्राफी विद प्लांट पिगमेंट जो है वो स्टडी की थी। ठीक है, डिफरेंट कलर्स का जो है उसने स्टडी किया था। क्या लिया था? प्लांट पिगमेंट लिया था। देन 1930-40 में पेपर थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी TLC जो है वो थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी और पेपर क्रोमैटोग्राफी का इन्वेंशन हुआ। देन 1950-60 में गैस क्रोमैटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी आया। 1970 के ऑनवर्ड जो है आपका 1900 कहीं पे 1960 भी लिखा हुआ है, तो 1960 और 70 के ऑनवर्ड जो है आपका HPLC एफिनिटी साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी जो है वो इन्वेंट हुआ। क्लियर है? तो सबसे पहले 1903 में मिकेल ट्विस्ट ने कॉलम क्रोमैटोग्राफी बाय प्लांट एक्सट्रैक्शन बताया, पिगमेंटेशन बताया। 1930 में पेपर और TLC आया। देन 1950-60 में गैस क्रोमैटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी
और 1970 में आपका HPLC एफिनिटी साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी जो है वो इन्वेंट किया गया। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रोमेटोग्राफी के टाइप, दिस इज बेस्ड अपॉन द बेड, ठीक है, बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल भी होता है, बेस्ड अपॉन मोबाइल फेज होता है, या बेस्ड अपॉन टेक्निक्स होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेस्ड अपॉन बेड अगर हम देखें तो उसमें दो तरीके की होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें हम कॉलम्स का यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी जो है वो दो तरीके की होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत ही कॉमन है, हमने कॉलेज टाइम में भी, MSc टाइम में भी इसको सब बच्चों ने जो है ऑलमोस्ट किया होगा कि एक जार लेते थे, उस जार के अंदर हम क्या करते थे, किसी सॉल्वेंट में वो पेपर को डिप कर देते थे और उस पर स्मॉल ड्रॉप्स जो हैं वो किसी पिगमेंट की हम लगाते थे, ठीक है। अमाइनो एसिड का सेपरेशन करके देखते थे कि ऑन द बेसिस ऑफ जो है टाइम जो है वो कितना सेपरेट आउट हो रहा है। सेपरेशन के साथ साथ हम क्या करते थे, उसका रिटेंशन फैक्टर भी निकालते थे कि कितना जो है वो सॉल्वेंट में मूव हुआ है, कितना जो है वो सल्यूट जो है वो प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते थे कि अमाइनो एसिड जो है वो कितना जो है वो कौन कौन से अमाइनो एसिड जो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट जो है वो सेपरेट आउट हुए। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है हमने ग्रेजुएशन लेवल पे की हुई है। दिस इज़ बेस्ड अपॉन दी बेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट के फेजेस में, तो गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को हम HPLC भी बोलते हैं, सुपरनेंटल SFC, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड या फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी जो है ये भी क्या है आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट दैट इज डिपेंड अपॉन HPLC और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। देन बेस्ड ऑन सेपरेशन मैकेनिज्म अगर हम बात करें तो उसमें आएगा आपका एफिनिटी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज में कैटायन और एनायन, 2 टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी होती है। तो चलो मैंने इसके लिए आपके लिए जो है बेसिकली बहुत कंसाइज टेबल बना रखा है ताकि आप इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। कहीं पर अगर इंटरव्यू वगैरह अगर आता है तो आप इंटरव्यू में भी बहुत इजीली जो है इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं अगर आपको क्विक नोट्स जो हैं इस बारे में अगर पता हो तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिकल और कॉलम बेस्ड क्रोमेटोग्राफी में, तो सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी आएगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल और मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो दैट इज पार्टीशन सल्यूट बिटवीन वाटर लेयर ऑन पेपर एंड सॉल्वेंट। तो क्या होता है इसमें, पार्टीशन हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पार्टीशन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि सपोज दैट ये पेपर है, एक सेकेंड। तो बेसिकली क्या होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, हमने कोई क्या लिया, कोई पेपर लिया, ठीक है। उस पेपर, ये क्या है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड स्टेट में होता है, ये क्या है आपका मोबाइल फेज, ठीक है। पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन जो है आपका सेपरेशन हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज बेस्ड अपॉन दी पार्टीशन प्रिंसिपल। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी बेस्ड अपॉन दी पार्टीशन प्रिंसिपल। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मोबाइल फेज, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ये क्या है आपका स्टेशनरी फेज, क्या है स्टेशनरी फेज, क्या है यहाँ पर पेपर, ठीक है। स्टेशनरी फेज क्या है यहाँ पर आपका पेपर है। और मोबाइल फेज क्या है यहाँ पे, मोबाइल फेज क्या है आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। यस, मोबाइल फेज इज योर सॉल्वेंट मिक्सचर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कुछ मिक्सचर जो है वहाँ पे यहाँ पर जो है इस एक स्ट्रिप के ऊपर हमने कुछ मिक्सचर लगाया, ठीक है, पिगमेंट लगाए, और इस पिगमेंट के डॉट डॉट लगाने के बाद जो हमने इसको सॉल्वेंट में डिप कर दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़ और ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़ जो है या फिर सेपरेशन जो है हमें देखने को मिलेगा, कंपोनेंट्स का सेपरेशन जो हमें देखने को मिलेगा, अमाइनो एसिड्स का सेपरेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है हम उसको स्टडी कैसे करते हैं कि कितना सॉल्वेंट और सल्यूट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। तो रिटेंशन फैक्टर RF वैल्यू का यूज़ करके जो है यहाँ पर हम क्या है उसका लेंथ जो है हम कैलकुलेट आउट करते हैं। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी समझ आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी बेस्ड अपॉन दी पार्टीशन प्रिंसिपल, दैट इज बेस्ड अपॉन दी पार्टीशन प्रिंसिपल, सल्यूट बिटवीन वाटर लेयर ऑन पेपर एंड सॉल्वेंट।
तो पार्टीशन किसके बीच में होता है? सल्यूट बिटवीन वाटर लेयर ऑन पेपर, सल्यूट जो वाटर लेयर और पेपर जो हमने उस पर लगा पेपर जो हमने लिया था उस पर हमने वाटर का लेयर लगा रखा है, तो सल्यूट बिटवीन वाटर लेयर ऑन पेपर एंड सॉल्वेंट के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा? सेपरेशन देखने को मिलेगा। तो स्टेशनरी फेज में हम क्या करते हैं? सेलुलोज पेपर का हम यूज़ करते हैं, जिसमें मोबाइल फेज क्या रहेगा हमारा? सॉल्वेंट मिक्सचर जो है आपका रहेगा। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी विच इज़ बेस्ड अपॉन द पार्टीशन प्रिंसिपल। एप्लीकेशन क्या क्या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर द अमाइनो एसिड सेपरेशन, फॉर द शुगर सेपरेशन, वाइटामिन सेपरेशंस और पिगमेंट सेपरेशंस के लिए जो हम इसका यूज़ करते हैं। देन देख लेते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी विच इज़ बेस्ड अपॉन द एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन। किस पे बेस्ड होता है? एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन पे। स्टेशनरी फेज में हम क्या यूज़ करते हैं? सिलिका जेल और एल्यूमिना, ठीक है। मोबाइल फेज में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सॉल्वेंट मिक्सचर को। और किस एप्लीकेशन? ड्रग्स को फाइंड आउट करने के लिए, पिगमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? TLC का यूज़ करते हैं। ड्रग पिगमेंट क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो हम किसका यूज़ करते हैं? TLC का यूज़ करते हैं। इसमें अगर हम देखें ये TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का आपका दे रखा, तो यहाँ पे एक सॉलिड फेज है, ठीक है। जो सॉलिड TLC में बेसिकली क्या करते हैं कि सिलिका जेल और एल्यूमिना जो है हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सिलिका जेल का हम यूज़ करते हैं। देन उस पर एक सैम्पल हमने रख दिया, सैम्पल सेपरेशन ऑफ कंपाउंड जो हम उस पर हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या है आपका बेसिकली क्या हो रहा है? सिलिका जेल जो है आपका स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट मिक्सचर है। और टू सेपरेशन ऑफ ड्रग पिगमेंट और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हम TLC का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन। ये भी किस पे डिपेंड करता है? आपका एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन प्रिंसिपल पे, जिसमें स्टेशनरी फेज क्या रहेगा आपका? सिलिका, एल्यूमिना और पॉलीमर और रेजिन्स, ठीक है। सिलिका का यूज़ करते हैं, एल्यूमिना का यूज़ करते हैं, पॉलीमर रेजिन्स का जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। देन सॉल्वेंट और बफर जो है हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? एज अ मोबाइल फेज। फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक और मॉलिक्यूल जो हम इसका यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है? एक कॉलम होता है, ठीक है। उस कॉलम में हमने क्या डाल दिया? एक बफर सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है, एक सॉल्वेंट डाल दिया मोबाइल फेज के तौर पर, और कॉलम के तौर पर हमने क्या रखा? रेजिन्स जो है यहाँ पे रेजिन्स का एक बेड बना दिया, सिलिका जेल का, या फिर हम एल्यूमिना भी हम यूज़ करते हैं। तो फिर क्या करेंगे? जब यहाँ से हमने दो कंपोनेंट डाले, कंपोनेंट A और कंपोनेंट B, ठीक है, कंपोनेंट A और कंपोनेंट B, तो धीरे धीरे जिसका एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अच्छा होगा, जो इजीली जो है जो बहुत लंबे टाइम तक एड्जॉर्ब करेगा, वो यहीं पर जो है वो स्टे करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा। जो इसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक से एड्जॉर्ब नहीं होगा, वो क्या है? कॉलम के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो दिस इज बेस्ड अपॉन एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन, ठीक है। दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन। देन आता है आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में चार्ज इंटरैक्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, चार्ज इंटरैक्शन। दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज इंटरैक्शन। स्टेशनरी फेज की अगर हम बात करें तो कैटायन और अनायन एक्सचेंज रेजिस्टेंस का हम यूज़ करते हैं। बफर विद आयोनिक ग्रेडियंट, विच इज़ बफर्ड विद आयोनिक ग्रेडियंट। आयोनिक ग्रेडियंट्स के साथ क्या होता है? आपका बफर सोल्यूशन जो हम यूज़ करते हैं। फॉर द प्रोटीन, अमाइनो एसिड और वाटर सॉफ्टनिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। देन आता है आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी विच इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक लिगेंड एंड एनालाइट बाइंडिंग। स्पेसिफिक लिगेंड एंड एनालाइट बाइंडिंग पे जो है आपका बेस्ड होता है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफी बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक लिगेंड एंड एनालाइट बाइंडिंग, दैट इज द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेज क्या रहेगा? रेजिन्स कपल्ड विद लिगेंड, ठीक है। रेजिन्स जो है आपका क्या रहेंगे? यहाँ पे स्टेशनरी फेज रहेंगे। मोबाइल फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बफर इल्यूजन बाय pH आयनिक चार्ज। तो ऑन द बेसिस ऑफ बफर सोल्यूशन हमने डाला, तो ऑन द बेसिस ऑफ pH और आयनिक चार्ज जो है यहाँ पे हमें सेपरेशन देखने को मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ pH और आयनिक चार्ज।
एंजाइम, एंटीबॉडीज़, प्रोटीन प्योरिफिकेशन के लिए हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। देन जेल फिल्ट्रेशन और साइज एक्सक्लूजन आता है। दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन बाय मॉलिकुलर साइज। तो मॉलिकुलर बाई साइज के बेसिस पे अगर सेपरेशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, साइज एक्सक्लूजन या फिर जेल फिल्ट्रेशन। स्टेशनरी फेज क्या रहेगा, पोरस पॉलीमर बेड, और मोबाइल फेज क्या रहेगा, बफर सॉल्वेंट। एंड दिस इज यूज फॉर द एप्लीकेशन प्रोटीन सेपरेशन के लिए, पॉलीसेकेराइड्स, बायोमोलिक्यूल और फ्रैक्शंस के लिए जो हम इसका यूज़ करते हैं। देन आता है आपका एडवांस इंस्ट्रूमेंटल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, जिसमें गैस क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन बिटवीन स्टेशनरी लिक्विड लेयर एंड कैरियर गैस। इसमें क्या होता है, स्टेशनरी लिक्विड लेयर होता है, स्टेशनरी फेज कैसा होता है, लिक्विड लेयर होती है। कैरियर गैस जो है इसमें हम यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेज। स्टेशनरी विच इज़ बेस्ड अपॉन द पार्टीशन बिटवीन स्टेशनरी लिक्विड लेयर एंड कैरियर गैस। स्टेशनरी फेज में क्या होता है आपका, लिक्विड कोटेड ऑन सॉलिड, लिक्विड जो है वो कोटेड होता है सॉलिड के ऊपर ऑन सॉलिड एड्जॉर्बेंट जो हम यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या यूज़ करते हैं, सॉलिड एड्जॉर्बेंट का यूज़ करते हैं। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी यूज़ करते हैं, हीलियम, N2 और H2, ठीक है। हीलियम, N2 और हाइड्रोजन गैस का भी जो है हम इस एज अ इनर्ट गैस यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और फोरेंसिक एनालिसिस में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, विच इज़ बेस्ड अपॉन एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन, रिवर्स फेज आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल। एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन, रिवर्स फेज आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल पे जो है ये आपका काम करता है। तो अगर आपसे कहीं पे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन, रिवर्स फेज एंड आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, दैट इज़ दी HPLC। स्टेशनरी फेज क्या होगा इसका, सिलिका, C18 बॉन्डेड सिलिका और C8 बॉन्डेड रेजिन्स का भी जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। मोबाइल फेज सॉल्वेंट और बफर अंडर हाई प्रेशर रहेगा आपका। ड्रग, बायोमोलिक्यूल, फूड और इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए जो हम इसका यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ क्लिनिकल पर्पस में भी जो हम इसका यूज़ करते हैं। देन आता है आपका चायरल क्रोमेटोग्राफी विच इज़ सेपरेशन ऑफ एंटोमर्स, ठीक है, एनाटमर्स। तो चायरल जो है आपका स्टेशनरी फेज रहेगा, और सॉल्वेंट फेज क्या रहेगा, मिक्सचर, सॉल्वेंट मिक्सचर आपका क्या रहेगा, मोबाइल फेज। फार्मास्यूटिकल और एनाटोमर्स सेपरेशन में जो हम इसका यूज़ करते हैं। देन आता है आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी SFC, जिसमें पार्टीशन यूजिंग सुपर क्रिटिकल CO2 एंड पैक्ड कॉलम सिलिका और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मॉड्यूलर जो है हम एज अ मोबाइल फेज यूज़ करते हैं। नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स के लिए जो है हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। देन आएगा आपका कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम चार्ज साइज सेपरेशन अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, जिसमें स्टेशनरी फेज आपका कैपिलरी ट्यूब रहेगा और बफर सोल्यूशन जो है आपका मोबाइल फेज रहेगा। पेप्टाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड आयन सेपरेशन के लिए जो हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिकली जो है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो उसमें आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, सॉलिड क्विक बता रही हूँ मैं, क्विकली जो है आपका रिवाइज करवा रही है एक बारी। पार्टीशन बेस्ड क्रोमेटोग्राफी में आपका लिक्विड फिल्म कोटेड सॉलिड जो है वो स्टेशनरी फेज रहेगा, और मोबाइल फेज क्या है, लिक्विड या गैस। प्रिंसिपल जो है इसका, दिस इज बेस्ड अपॉन द सेपरेशन बेस्ड अपॉन डिफरेंसेज इन सॉलिबिलिटी बिटवीन टू इमिजिबल लिक्विड फेजेस, ठीक है। सेपरेशन जो है विच इज बेस्ड अपॉन डिफरेंसेज इन सॉलिबिलिटी बिटवीन टू इमिजिबल लिक्विड फेजेस। एप्लीकेशन मैंने बताया, अमाइनो एसिड, शुगर, ड्रग के सेपरेशन में हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। देन एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात करें विच इज़ बेस्ड अपॉन सेपरेशन बेस्ड अपॉन डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन सॉलिड सरफेस। एप्लीकेशन प्लांट पिगमेंट, एल्कलॉइड और ड्रग्स के बेस केसेस में हम यूज़ करते हैं। और सॉलिड एड्जॉर्बेंट जो आपका स्टेशनरी फेज रहेगा, सिलिका जेल और एल्मीना, और मोबाइल फेज आपका लिक्विड और गैस रहेगा। देन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज में हम रेजिन्स लेते हैं, और या वो रेजिन्स जो हैं आपके कटाइनिक भी हो सकते हैं और अनायनिक भी हो सकते हैं। मोबाइल फेज की अगर हम बात करें तो एक्वस बफर सोल्यूशन जो हम उसमें यूज़ करते हैं इन दी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड अपॉन रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन चार्ज, ठीक है, रिवर्स एनालाइट एंड अपोजिट चार्ज ग्रुप।
तो अपोजिट चार्ज ग्रुप जो है वो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो दिस इज बेस्ड अपॉन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड सेपरेशन करते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग में हम जो है आयन एक्सचेंज का यूज़ करते हैं। देन साइज एक्सक्लूजन की मैंने बात कर ली। साइज एक्सक्लूजन में जो है हम स्टेशनरी फेज में पोरस जेल लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन जो है आपका वो मोबाइल फेज में लिया जाता है। द सेपरेशन बाय मॉलिक्यूल साइज और ऑन द बेसिस ऑफ साइज और लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो आपका सेपरेशन देखने को मिलता है, इसीलिए इसको साइज एक्सक्लूजन भी जो है बोला जाता है। देन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की मैंने बात करी, तो साइंटिफिक बाइंडिंग इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। एंटीजन जो है वो एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करेंगे, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम और एंटीबॉडीज जो है हमें देखने को मिलेगी। देन मोबाइल फेज के बेसिस पे आपका तीन तरीके का होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC और SFC। ठीक है, सुपर क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी, सुपर क्रिटिकल CO2 जो है मोबाइल फेज रहेगा, और स्टेशनरी फेज जो है सुपर क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी में जो है आपका वो रहेगा HPLC में जो रखते हैं, जैसे कि सिलिका या सिलिका पार्टिकल्स का हम यूज़ करते हैं, या रेजिन्स का जो है हम यूज़ करते हैं इन दी HPLC कॉलम। और मोबाइल फेज में हम क्या रखते हैं, सुपर क्रिटिकल में हमेशा याद रखना सुपर क्रिटिकल CO2 का यूज़ करते हैं, और मोबाइल फेज में लिक्विड सॉल्वेंट का हम यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ HPLC। ठीक है, और सेपरेशन जो है दिस इज बेस्ड अपॉन दी एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन, साइज एक्सक्लूजन पे जो है आपका बेस्ड होता है। ड्रग, टायोक्सिन, टॉक्सिन्स और फूड एडिक्टिव और क्लिनिकल सैंपल्स में हम HPLC का यूज़ करते हैं। थर्मल लायबल कंपोनेंट और फैटी एसिड सेपरेशन के लिए हम सुपर क्रिटिकल का क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। GC की बात करें तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, GC का यूज़ करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी का, विच इज़ बेस्ड अपॉन वॉलेटाइलिटी एंड पार्टीशन बिटवीन स्टेशनरी, लिक्विड एंड कैरियर गैसेस। क्लियर है? देन इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। देखो, बेसिकली आपको स्टेशनरी और मोबाइल फेस के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा टेक्निक जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये मैंने एक ही कॉलम में जो है सारी की सारी चीज़ें रखती हैं आपके लिए, एक ही टेबल में। तो कोशिश करना कि जितनी बार अगर इसको देखोगे उतनी बार आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, देन क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। स्टेशनरी फेज की बात करें तो डज नॉट मूव, स्टेशनरी फेज विच इज़ डज नॉट मूव, उसको हमने क्या बोला, स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज जो है वो मोबाइल मतलब मूविंग। ठीक है, तो मोबाइल क्या करता है, मूव करता है और कैरी दी कंपोनेंट। मोबाइल क्या करता है, कैरी करता है आपके कंपोनेंट। तो मोबाइल फेज की जब भी बात करेंगे, मोबाइल फेज इज दी मूविंग फेज, जो आपके मॉलिक्यूल्स को, कंपोनेंट्स को कैरी करता है और सेपरेट आउट करता है। ठीक है, क्या करता है, कैरी करता है और सेपरेट आउट करता है। तो तभी तो उसकी डेफिनेशन में आपको ये दिख रखा है, अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द कंपोनेंट। ठीक है, सेपरेटिंग टेक्निक। तो सेपरेशन में हेल्प कौन कर रहा है, मोबाइल फेस। और स्टेशनरी फेस क्या कर रहा है, वो स्टेगनेंट रहेगा, स्टेबल रहेगा, लेकिन हेल्प करेगा। देन रिटेंशन फैक्टर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस पता होगा आपको। सॉल्वेंट जो आपका लिक्विड फेज हम रख रहे हैं, सोल्यूट जो है वो आपका मूविंग हो गया। ठीक है, देन बात करेंगे रिटेंशन फैक्टर के बाद, TR रिटेंशन टाइम इन कॉलम, रिटेंशन टाइम विच इज यूज्ड इन HPLC एंड GC। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी और TLC में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन रिटेंशन टाइम जो है हम कैलकुलेट करते हैं इन द केस ऑफ HPLC एंड GC। यहीं से क्वेश्चन जो है बेसिक एक एग्जाम में पूछ रखा था, इसीलिए मैंने इसको टर्म में ऐड किया है कि रिटेंशन टाइम इन कॉलम। ठीक है, रिटेंशन टाइम इन कॉलम जो है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, HPLC और GC में, हम बिकॉज इट इज़ बेस्ड अपॉन टाइम। देन इल्यूजन की बात करें तो इल्यूजन क्या होता है, इल्यूमेंट क्या होता है, इल्यूजन इज वॉशिंग आउट कंपोनेंट विद मोबाइल फेजेस, और इल्यूमेंट क्या होगा, मोबाइल फेज यूज्ड फॉर इल्यूजन। एक मिनट में इसकी फोटो दिखाती हूँ आपको, फिर क्लियर होगा। तो ये देखो बेसिकली क्या होता है इल्यूमेंट में, इल्यूमेंट में ये देख सकते हो आप
कि जो भी हम मोबाइल फेज में डाल रहे हैं, जो मोबाइल फेज है, ठीक है, दैट इज इल्यूमेंट। स्टेशनरी फेज है यहाँ पर, तो इल्यूमेंट क्या होगा आपका, जो निकल कर आएगा, ठीक है। जो मोबाइल फेज हम कॉलम में यूज़ करें दैट इज द इल्यूमेंट। और इल्यूएट क्या होगा, जो कंपोनेंट ए और बी अगर हमने डाला, जो सेपरेट आउट होके आएगा जो कंपोनेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूएट बोलेंगे। क्लियर है। तो जो वॉश आउट होके आ गया, जो आपका मोबाइल फेज से वॉश आउट होके आ गया कंपोनेंट, दैट इज द इल्यूजन, ठीक है। इल्यूएंट की बात की गई तो इल्यूएंट बेसिकली क्या है, मोबाइल फेज यूज फॉर इल्यूजन। जो भी हम मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं एज अ इल्यूएंट, तो दैट इज द इल्यूएंट। जो मोबाइल फेज है उसको हमने क्या बोला, इल्यूएंट बोला। इल्यूजन क्या है, जो लास्ट में आपका कंपोनेंट निकल कर आएगा, दैट इज द इल्यूजन। तो डोंट गेट बी कंफ्यूज, ठीक है, इन दीज टर्म्स। देन एड्सॉर्प्शन की अगर हम बात करें, सेपरेशन बाय बाइंडिंग ऑफ एसपी, ठीक है। स्टेशनरी फेज में जो सेपरेशन होता है, बाइंडिंग होती है, जो बेसिकली बाइंडिंग हमें देखने को मिलती है, तो सेपरेशन बाय बाइंडिंग टू स्टेशनरी फेज, तो उसको क्या बोला हमने, एड्सॉर्प्शन की बात की गई यहाँ पे। एड्सॉर्प्शन क्या है, सेपरेशन बाय बाइंडिंग टू स्टेशनरी फेज, ठीक है, कि जो ज़्यादा अच्छे से बाइंड करेगा, होल्ड करेगा, वो उतना लेट जो है वो कॉलम से बाहर आएगा। जो जो अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा हमारे स्टेशनरी फेज में, तो वो क्या है, वो जल्दी से आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्टीशन की, तो पार्टीशन इज सेपरेटिंग बाय डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। तो पार्टीशन का मतलब ही क्या है, तो टू पार्ट्स में सेपरेट आउट होना। तो सेपरेशन क्या हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज जो है हमें देखने को मिल रहा है। देन आता है आपका एफिनिटी। एफिनिटी में क्या हो रहा है, सेपरेशन वाया स्पेसिफिक लिगेंड एंड एनालाइट बाइंडिंग। एफिनिटी में क्या हो रहा है, सेपरेशन जो है वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड और एनालाइज जो है देखने को मिल रहा है, कि एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और एंजाइम जो है वो आपके किससे, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे हमें सेपरेशन देखने को मिलेगा। ग्रेडियंट में चार्जिंग ऑफ सेपरेशन जो है हमें देखने को मिलता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी अगर हम देखें, तो स्टेशनरी फेज दैट इज स्टे, मोबाइल फेज दैट मूव, रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन टाइम, हाउ लॉन्ग और हाउ फार जो द कंपोनेंट मूव। देन इल्यूजन इज वॉश आउट। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप वर्सेस फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या होता है कि जनरली हम लाइट का यूज़ करते हैं जर्नल व्यू के लिए। क्या करते हैं, लाइट का यूज़ करते हैं फॉर दी जर्नल व्यू। और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में बेसिकली हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस का यूज़ करते हैं टू स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल, टू स्टडी दी स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, लाइट माइक्रोस्कोप और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, लाइट सोर्स क्या रहेगा आपका, विजुअल लाइट। लेकिन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में जो है आपका यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट और स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइट का हम यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, दैट इज लाइट पासिस थ्रू रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिमन, ठीक है। लाइट जो पास हुई, ठीक है, लाइट जो पास हुई, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, कंडेंसर लेंसेज है, ये स्पेसिमन, यहाँ पे हमने कोई स्पेसिमन रखा, ठीक है। जब लाइट जो है जब स्पेसिमन पे पास हुई, तो दैट थ्रू और रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ स्पेसिमन, या तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, या उससे पास हो जाएगी। तो इमेज क्या है, इमेज जो है हमें निकल कर आएगी, तो इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो जाएगी। यहाँ पे फिर हमने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लेंस लगा दिया, जिससे आपकी इमेज जो है वो मैग्नीफाई होगी और यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, स्पेसिमन रखा, यहाँ से जो है वो सोर्स ऑफ लाइट हमने प्रोवाइड कराई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो है वो ऑब्जेक्ट से पास होके हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली आपने माइक्रोस्कोप्स यूज़ किए होंगे तो इसमें देखा भी होगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप की, तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या होता है, फ्लोरोसेंस एब्जॉर्ब द लाइट। फ्लोरोसेंस क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, सोर्स ऑफ लाइट अगर यहाँ से गया, ठीक है। फ्लोरोसेंस यहाँ पे आपके क्या लगे होते हैं, ये देख लो, ये देख सकते हो आप, ये लाइट सोर्स है, ठीक है। लाइट सोर्स जब हमने प्रोवाइड कराया तो यहाँ पे क्या है, आपके डायक्रोनिक मिरर जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है।
जब ये लाइट यहाँ से एक्सट्रैक्शन फिल्टर से पास हुई तो डाइक्रोइक मिरर जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, उससे रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला। देन यहाँ से ऑब्जेक्ट से जब ये पास हुआ तो स्पेसिमन ने जो है अपना कोई एक्साइट होके कुछ लाइट जो है वो एमिट की, तो ये डिटेक्टर जो है यहाँ से जब वो लाइट पास होगी डायक्रोनिक मिरर से, इमेजन फिल्टर से, तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, आपके डिटेक्टर लगे होते हैं, जो डिटेक्टर क्या करते हैं, वो इमेज को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि फ्लोरोसेंस अब्जॉर्ब लाइट, फ्लोरोसेंस क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं लॉन्गर वेवलेंथ को, लॉन्गर वेवलेंथ फ्लोरोसेंस को, देन एमिट दी लॉन्गर वेवलेंथ फ्लोरोसेंस। इमेज की अगर हम बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप में ब्राइट फील्ड कॉन्ट्रास्ट वाया इमेज हमें देखने को मिलती है, लेकिन फ्लोरोसेंस में क्या होता है, ब्राइट फ्लोरोसेंस स्ट्रक्चर ऑन डार्क बैकग्राउंड जो हमें देखने को मिलता है। देखा था यहाँ पे आपने इमेज में कि डार्क बैकग्राउंड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इमेज जो है वो और क्लियरली जो है आपकी विजुअलाइज्ड होती है। स्पेसिफिक टारगेट्स को अगर हमें स्टडी करनी है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का यूज़ करना है। जर्नल व्यू अगर हमें देखना है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं। देन रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका रेजोल्यूशन होता है 200 नैनोमीटर, और फ्लोरोसेंस का रेजोल्यूशन जो है वो 10 to 100 नैनोमीटर जो है वो होता है। बेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप, विच इज़ बेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप। स्पेसिमेन स्टेन और अनस्टेन, स्पेसिमेन जो हम यूज़ करते हैं वो स्टेन भी हो सकता है और अनस्टेन भी हो सकता है, दैट मस्ट बी लेबल्ड विथ फ्लोरोसेंट डाई। और यहाँ पर जो हमें स्टडी कर रहे हैं तो स्पेसिफिक चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करना है, हमें लेबल करना है स्पेसिफिक आइटम को। देन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी। तो बेसिक स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। लेकिन फ्लोरोसेंस की अगर हम बात करें तो डिटेक्ट द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, प्रोटीन, ऑर्गेनिज्म, लाइव सेल इमेजिंग। तो कभी भी अगर हमें डिटेक्ट करना है किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को, प्रोटीन को, ऑर्गेनिज्म को, तो हम क्या करेंगे, लाइव सेल इमेजिंग अगर हमें करनी है तो वी विल यूज़ दी फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, वी विल यूज़ दी फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ा, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, उसके क्या टाइप हैं, हिस्ट्री क्या है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या देखा, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने देखी। फिर हमने बात की लाइट माइक्रोस्कोप और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप की। लाइट माइक्रोस्कोप जो है नॉर्मल लाइट में जो है जर्नल व्यू देता है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप जो है आपका स्पेसिफिक टारगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और टारगेट की अगर स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का यूज़ करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर जब भी आपसे बात करेंगे तो आप इस इमेज को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, दोनों केसेस में आप जो है इस इमेज को ड्रॉ कर सकते हो, डिफरेंस जो है आप बता सकते हो। तो ये एमएससी स्टूडेंट्स के लिए, नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए तो ये बेसिक जो है, बेसिक चीज़ें जो है इसमें कवर करता है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें सैम और टैम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। तो बीम की अगर हम बात करें, बीम मतलब लाइट की अगर हम बात करें तो इट स्कैन दी सरफेस। स्कैनिंग इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम करता है, स्कैन करता है सरफेस को, ठीक है, क्या करता है, सरफेस को स्कैन करता है, ठीक है, किसी भी स्पेसिमेन की सरफेस को क्या करता है, स्कैन करता है। टेम की अगर हम बात करें तो इट पासिस थ्रू दी स्पेसिमेन। तो जब लाइट, ठीक है, ट्रांसमिशन का मतलब ही क्या होगा, जो ट्रांसमिट करते, ठीक है, जब लाइट किसी स्पेसिमेन में से पास थ्रू हो जाती है तो उसमें हम क्या यूज़ करें, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। जब हमें सिर्फ सरफेस की स्टडी करनी है, स्कैन सरफेस करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। क्लियर है? तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम स्कैन सरफेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम पासेस थ्रू द स्पेसिमेन देखने को कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम इमेज की बात करें तो 3D इमेज सरफेस जो है आपका सेम में निकल कर आता है, और टेम में जो है आपका 2D इंटरनल जो है 2D इंटरनल स्टडी जो है हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये इंटरनल स्टडी कर रहा है। देख रहे हो ना, इट इज़ बेस्ट फॉर
सरफेस मॉर्फोलॉजी, अगर हमें सरफेस मॉर्फोलॉजी जाननी है, सरफेस की स्टडी करनी है किसी स्पेसिमेन की, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सैम का यूज़ करेंगे। अगर हमें इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है हमें देखना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। देन अगर रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो सैम का रेजोल्यूशन कितना रहेगा आपका 1 to 5 नैनोमीटर, कितना रहेगा 1 to 5 नैनोमीटर। बट इन द केस ऑफ टेम द रेजोल्यूशन इज 0.1 to 0.5 नैनोमीटर, कितना रहेगा 0.1 to 0.5 नैनोमीटर। मैग्निफिकेशन की बात करें, अप टू 5 इंटू 10⁶ और अप टू 2 इंटू 10⁶ तो मैग्निफिकेशन जो है आपका सरफेस मॉर्फोलॉजी में ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे टेम और सैम में जो है मैंने डिफरेंस यहाँ पर देख रखा है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आपको करना हो तो उस टाइम पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्पेसिमेन जो है वो प्लेस किया दोनों केसेस में, ठीक है। स्पेसिमेन हमने यहाँ रखा, ऊपर से जो है वो ऑप्टिकल एक्सिस जो है यहाँ पे गन क्रॉस थ्रू देखने को मिला। देन यहाँ पे एक लेंस लगाया, C1 लेंस लगाया, ठीक है। यहाँ से लाइट गई, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ जो है वो कंसंट्रेट हो गई। देन हमने एक और फोकस्ड लेंस लगाया, ठीक है, फोकस्ड लेंस लगाया, ठीक है। यहाँ पर हमने एपरेचर लगाया, यहाँ पर हमने फोकस लेंस जो लगाया। देन क्या होगा, फोकस लेंस ने क्या करा, सारी की सारी लाइट को, बीम को क्या कर दिया, एक पॉइंट पे फोकस कर दिया, फ्रंटल फोकल प्लेन इन ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इससे क्या होगा, जो ये सारी की सारी लाइट जो है वो फोकस होगी। देन हमने एक और ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज़ करा और सारी की सारी बीम्स को हमने क्या कर दिया, वो पैरेलली जो है वो एक स्पेसिमन में जाके फॉल करेगी और स्पेसिमन जो है उससे हमें क्या पता चलेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर की इक्वली स्टडी जो है हमें देखने को मिलेगी इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर है। तो ये क्या है, ये पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया आपका। देन CO2, यहाँ पर सैम के केस में क्या होगा, यहाँ पे जो C1 लेंस है उसने लाइट को कंसंट्रेट किया, कंसंट्रेट करने के बाद कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, कुछ जो है वो अनदर लेंस पे जाके फॉल हुई। तो CO2 अपर्चर जो यहाँ पर लगा हुआ था, CO2 अपर्चर ने क्या करा, उस लाइट को क्या करा, स्कैटर्ड कर दिया, फोकस कर दिया। देन फोकस होने के बाद एक और लेंस जो है C3 हमने लेंस यहाँ पे अप्लाई किया और फोकस कन्वर्जेंट बीम, और लाइट को क्या कर दिया, बीम को क्या कर दिया, कन्वर्जेंट कर दिया स्पेसिमन में, और टू स्पेसिफाई दी स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी, टू स्पेसिफाई दी स्पेसिमन स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी। क्लियर है, क्लियर है। तो टेनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्टेम जो है आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस पता चल गया। तो सरफेस मॉर्फोलॉजी अगर हमें पढ़ना है तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। टेम की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है हम इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी जो है वो देखने को मिलती है। सैंपल अगर हम बात करें तो सॉलिड और कोटेड सैंपल जो है हम सैम के केस में यूज़ करते हैं, और टेम के केस में अल्ट्रा थिन सेक्शन जो है हम यूज़ करते हैं, अल्ट्रा थिन सेक्शन जो है हम यूज़ करते हैं। क्लियर है। रेजोल्यूशन क्या है, 1 to 5 नैनोमीटर, और टेम का कितना रहेगा, 0.1 to 0.5 नैनोमीटर। क्लियर है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि सेम एट स्कैन कॉइल्स सरफेस डिटेक्टर, क्या होता है, स्कैन कॉइल्स और सरफेस डिटेक्टर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वी हैव द स्कैन कॉइल्स प्लस सरफेस डिटेक्टर। तो दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एस स्कैन फॉर सेम और एस स्टैंड्स फॉर स्कैन। तो स्कैन कॉइल्स प्लस सरफेस डिटेक्टर इन द केस ऑफ सेम। टेम की बात करें, इट एट द फ्लोरोसेंट स्क्रीन CCD एट द फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और साथ ही साथ जो है आपका CCD प्लस अल्ट्रा थिन ग्रिड जो है हमें देखने को मिलती है, CCD, ठीक है। तो अल्ट्रा थिन ग्रिड जो है हमें इसमें देखने को मिलती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन और CCD जो है हमें टेम के केस में देखने को मिलती है। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है वो कौन से माइक्रोस्कोप में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ दी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फ्लोरोसेंट स्क्रीन प्रेजेंट होती है टू स्टडी दी इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर।
टू स्टडी दी इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर। क्लियर है? बहुत बोरिंग है ये टॉपिक, बट स्टिल आपका डिमांड था तो दैट्स व्हाई आई कवर इट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए टेक्निक्स वगैरह के बारे में। इंटरव्यू कहीं देने जाते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किए हैं, क्या क्या। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की, दैट इज़ बेसिक। अगर हम इसका देखें तो एड्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एड्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट, जिसका रेंज कितना रहता है 200 से 400 नैनोमीटर। 200 से 400 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेज का एड्जॉर्प्शन। और विजुअल लाइट की बात करें तो 400 से 800। 200 से 400 अल्ट्रावायलेट, ठीक है, 200 से 400 नैनोमीटर दैट इज अल्ट्रावायलेट, 400 से 800 नैनोमीटर दैट इज द विजुअल लाइट। तो बेसिक अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट बाय molecule, that is based upon the principle of basic absorption of ultraviolet and visual light by molecule। molecules क्या करते हैं? absorb करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज को या फिर विजिबल लाइट को। देन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं यूवी या फिर विजिबल एनर्जी को एंड गेट द प्रमोटेड फ्रॉम लोअर टू हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। और क्या होता है कि लोअर से हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पे वो क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं, ठीक है, हायर से लोअर से हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पे वो मूव कर जाते हैं। दैट इज बेस्ड अपॉन दी बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री which is also known as ultraviolet or visible spectrophotometry, this is based upon the principle of Beard-Lambert law। तो absorbance जो है that is directly proportional to the concentration and path length, ठीक है, that is directly proportional to the concentration and path length। स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो ईच कंपोनेंट शो अ करेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन। हर कंपोनेंट क्या करता है? अपना खुद एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा जो है लैम्डा मैक्स जो है वो बताता है कि डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ पे जो है एब्जॉर्ब होते हैं, और उससे हम क्या कर पाते हैं? ईजिली आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ। एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। यहीं पे जो है आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो एनालिटिकल टेक्निक में सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका यही है, बिकॉज कि यहाँ से जो है आपके काफ़ी सारे बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आज वाले लेक्चर में तो मैंने नहीं डाला है, बट नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक दो न्यूमेरिकल जो है हम इसके बेस्ड जो है वो करेंगे, ताकि आप इजीली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और मैं प्रीवियस ईयर कोशिश करूँगी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो ही कवर कराऊँ आपको इससे रिलेटेड, ठीक है। तो क्या होता है कि लाइट सोर्स होता है, लेंसेज लगे होते हैं, कॉलीमीटर्स लगे होते हैं, लाइट सोर्स होगा, देन ये लेंस क्या कर देते हैं? उसको कंसंट्रेट कर देते हैं उस लाइट को। मोनोक्रोमेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मोनोक्रोमेटर्स क्या करते हैं? डिफरेंट वेवलेंथ पे जो है वो प्रिज्म, एक तरीके से प्रिज्म ऑफ ग्रेटिंग हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे प्रिज्म ऑफ ग्रेटिंग जब लाइट इस पे पड़ेगी तो डिफरेंट कलर्स जो हैं यहाँ से निकलेंगे आपके, ठीक है। तो वेवलेंथ सेलेक्टर क्या करता है? हम वेवलेंथ को सेलेक्ट कर देते हैं कि 200 से 400, 400 से 800। तो जब हम वेवलेंथ सेलेक्ट करते हैं तो सैंपल से जब वो पास होगा, ठीक है, जब वेवलेंथ पर्टिकुलर वेवलेंथ जब सैंपल से पास होगी तो डिस्प्ले और डिटेक्टर क्या करेगा? उसको डिटेक्ट कर लेगा। फिर उससे हमें क्या पता चलेगा कि इसमें किस तरीके का सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी में जो है वो प्रेजेंट है। तो दिस इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, प्रोटीन, DNA,
RNA और पोल्यूटेंट्स। इसकी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की स्टडी करने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं, विच इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल में वो एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रा वायलेट या विजिबल एनर्जी को, जिसका वेवलेंथ है अल्ट्रा वायलेट का 200 से 400 नैनोमीटर, विजिबल का आपका 400 से 800 नैनोमीटर। ये क्या होते हैं, लोअर से हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पे जाएंगे एक्साइट होके और पर्टिकुलर किसी वेवलेंथ पे आपका एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कंसंट्रेशन पर्टिकुलर किसी मॉलिक्यूल का, चाहे वो ड्रग हो, प्रोटीन हो, डीएनए हो, आरएनए हो या फिर कोई पोल्यूटेंट हो। देन साथ ही साथ हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी जो हम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट बाय लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसी कंपोनेंट का, दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस में हेल्प करता है। एंजाइम रिएक्शन काइनेटिक्स को मॉनिटर, रिएक्शन रेट को मॉनिटर करने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में जैसे नाइट्रेट का पता लगाना है कंसंट्रेशन, फॉस्फेट का कंसंट्रेशन और हैवी मेटल कंसंट्रेशन डिटेक्ट करने में हम इसका यूज़ करते हैं। और फार्मास्यूटिकल एंड फूड के लिए भी जो है हम इसमें, फूड इंडस्ट्रीज़ में भी जो हम इसका यूज़ करते हैं, ड्रग ऐसे वाइटामिन या फिर कलरेंट जो है वो पता लगाने के लिए। क्लियर है? देन नेक्स्ट और देख लेते हैं क्लास टॉपिक, टाइट्रीमीट्री एंड ग्रेविमेट्री एंड कलरीमेट्री। टाइट्रीमेट्रिक जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी उसको क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या चेक करते हैं, वॉल्यूम जो है वो चेक करते हैं। ग्रेविमेट्री दैट इज बेस्ड अपॉन मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास जो है वो कितना सेपरेशन हुआ है, कोई कंपोनेंट हमने डाल दिया तो धीरे धीरे ग्रेविटी के बेसिस पे जो है वो सेटल डाउन जो हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको मेजर कर लेंगे। कलरीमेट्री में लाइट एंड एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे हम सेपरेशन करते हैं। तो बेसिक क्या है टाइट्रीमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दैट डिटरमाइन विच इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बाय रिएक्टिंग इट विद अ सोल्यूशन एंड नोन कंसंट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन में हमें पता है, देखो ये इमेज में भी मैंने दे रखा है, ठीक है, कि ऊपर जो है हमने कुछ ऐसा एसिड और बेस टाइट्रेशन अगर हम कर सकते हैं, ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एनालिसिस भी हम करते हैं। बेसिक क्लासेस में भी हमने टाइट्रेशन की हुई है, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में जो है वो टाइट्रेशन हमने कर रखी है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टाइट्रीमेट्री यूज़ करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। ग्रेविमेट्री का हम यूज़ किसके लिए करते हैं, मास, किसी मास को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनालाइट एंड मेजरिंग द मास ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, और डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ मेजरिंग एब्जॉर्बेंस ऑफ कलर। तो स्पेसिफिकली कलरीमेट्री जो है वो बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ पे भी जो आपका बेस्ड है, दिस इज बेस्ड अपॉन बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ। तो कलरीमेट्री जो है वो लाइट और एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे जो है हम स्टडी करती हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इट इज़ अ टेक्निक टू सेपरेटिंग एंड आइडेंटिफाई एंड एनालाइजिंग दी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर एंड विच इज़ डिस्कवर्ड बाय 1903 में ट्विस्ट ने जो है इसको सबसे पहले कॉलम क्रोमेटोग्राफी फॉर द प्लांट पिगमेंट सेपरेशन के लिए यूज़ किया था। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड, तो TLC एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, HPLC इज द लिक्विड अंडर प्रेशर एनालिटिकल और प्रिपरेटिव। तो HPLC में क्या करते हैं, लिक्विड अंडर प्रेशर हम यूज़ करते हैं। GC में हम क्या कर रहे हैं, वॉलेटाइल एंड थर्मल स्टेबल कंपोनेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, थर्मल स्टेबल कंपोनेंट, वॉलेटाइल एंड थर्मली स्टेबल कंपोनेंट को फाइंड आउट करते हैं। आयन एक्सचेंज दैट इज बेस्ड अपॉन कैटायन एंड एनायन एक्सचेंजर यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, अमाइनो एसिड सेपरेशन। एफिनिटी में मोस्ट स्पेसिफिक मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, एंटीजन एंटीबायोटिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जो है हम स्टडी करते हैं। मॉलिकुलर सी जो है वो साइज एक्सक्लूजन, नो एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल जो है हमें इसमें देखने को मिलता है। तो TLC प्लेनर, HPLC लिक्विड अंडर प्रेशर, GC वॉलेटाइल एंड थर्मली स्टेबल, आयन एक्सचेंज कैटायन एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी विच इज बेस्ड अपॉन बायोलॉजिकल इंटरेक्शन एंड मॉलिकुलर सी विच इज बेस्ड अपॉन साइज एक्सक्लूजन, नो एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल। क्लियर है? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। GC की जब भी बात होगी तो वॉलेटाइल एंड थर्मली स्टेबल कंपोनेंट्स की बात करेंगे। HPLC की बात होगी तो नॉन वॉलेटाइल एंड थर्मली लायबल कंपोनेंट्स की बात करेंगे, नॉन वॉलेटाइल एंड थर्मली लायबल इंपोनेंट्स। तो डिफरेंस हमेशा याद रखना।
कॉलम GC/HPLC कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है। तो कॉलम किस में यूज़ करते हैं, कॉलम में, GC में और HPLC में। GC/HPLC और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम कॉलम का यूज़ करते हैं। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर और TLC का यूज़ करते हैं। क्लियर है? देन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का मैंने बताया आपको, दिस इज़ बेस्ड अपॉन द बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ। सेम में भी डिफरेंस हो गया। अगर हमें सरफेस मॉर्फोलॉजी देखना है तो दिस इज़ बेस्ड अपॉन सेम, जिसका रेजोल्यूशन 1 to 5 नैनोमीटर है। टेम की अगर हम बात करें 0.1 to 0.5 नैनोमीटर रेजोल्यूशन है। इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। 3D इमेज सरफेस जो है सैम देता है। टेम जो है वो आपका 2D इंटरनल इमेज हमें देता है। लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो जनरल व्यू के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल्स का स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन जो है, टाइट्रीमेट्री विच इज़ यूज फॉर वॉल्यूम टू डिटरमाइन द वॉल्यूम, ग्रेविमेट्री टू डिटरमाइन द मास, एंड कलरीमेट्री लाइट एंड अब्जॉर्बेंस बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ से बेस्ड है, रिलेटेड है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ आज का जो टॉपिक है उसमें हमने ये कवर करा है। नेक्स्ट टॉपिक में जो है मैं कोशिश करूँगी आपका एक तो NMR ESR में डिफरेंस देखेंगे। साथ ही साथ अगर कुछ मॉडिफिकेशन अगर आप चाहते हो और कुछ डिटेलिंग चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और JKPSC वाला जो पेपर है, जम्मू कश्मीर का जो पेपर बता रहे थे आप असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, तो कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि मैम प्लीज़ उसके ऊपर आप पेपर जो है वो रिकॉर्ड करिए, उसके ऊपर लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करें। तो वो आज कल मॉर्निंग में आपको शायद वो मिल जाएगा वो लेक्चर। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 लेक्चर में ही उसको कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि 27 का अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।